अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ ब्लडी वैम्पायर लव्स बाय आर्की राइट्स पार्ट 8। कमरे में आने पर उसने नोट किया था कि माइकल सो चुका था। वो देख कर दिल में बहुत खुश थी। आज कई दिनों बाद बुक बुक पढ़ूंगी, मज़ा आएगा। स्टडी टेबल पर जाकर किताब रखती पहले माइकल पर कंफर्टर उड़ा देती है, फिर वापस सीट पर आते बैठकर पढ़ने लगती है। तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, सब झूठ था, हमेशा दूर जाना चाहा। एक बात याद रखना सुजैन, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने वापस मिलना चाहा। आग बगोला हुए वो सुजैन पर चीख रहा था और वो बेचारी चुप डरी सहमी कमरे के कोने में छुप रही थी। मार दो मुझे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। एक ऐसी इंसान, अरे तुम तो जानवर हो जानवर, फिर कैसे रह लो तुम्हारे साथ जिसके पास दिल ही ना हो, जो फीलिंग्स को हर्ट करे। सुजैन ने भी हिम्मत से कहा था, जबकि डैन का गुस्सा हवा हो रहा था। भाड़ में जाए ऐसा दिल जो जज्बात रखता हो। तुम अगर सच में मोहब्बत करती तो मेरा दिल ज़रूर धड़कता। तुम धड़कने देती मुझे अपनी मोहब्बत से, मगर इंसान होता ही बेवफा है। बेदर्दी से डैन ने सुजैन को पकड़ा था और कमरे से बाहर घसीटता हुआ एक अंधेरे क्वार्टर में लाकर बंद कर देता है। जब तक मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन नहीं आ जाता तुम यहीं पर रहोगी। और रहा वो लड़का तो उसकी आखिरी मुलाकात थी तुमसे। भारी आवाज़ आई थी जैसे किसी ने गोली चला दी हो। वो इस तरह से दरवाज़ा बंद कर गया था। सुजैन ने रोना शुरू कर दिया था। हाय, ही क्या हो गया। डैन तो मोहब्बत करता था सुजैन से, फिर क्या हुआ है इन दोनों में। ब्रेंडा ने मजीद आगे पढ़ने में इंटरेस्ट लिया। तुम कभी नहीं समझोगे डैन, जब दिल ही नहीं तो क्या जज्बात। सुजैन ने घुटनों में सर दिया। खुद कलामी करते वो दबी दबी रो रही थी। हिचकियों ने सांस लेने में मुश्किल डाली। वो रोती रोती सो गई थी। आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे। रात के पहर डैन ने दरवाज़ा खोला था और वो अपने किए अमल पर शर्मिंदा होते वो सुजैन के पास जाकर बैठा। मैंने जो कहा था वो कर दिया है। उसके साथ बैठते वो दीवार के साथ टेक लगाता बोला था, तुम चाहती हो मुझे, मगर मुझे यकीन आना चाहिए इस चाहत पर, वरना मोहब्बत के अल्फाज तो हज़ारों लोग बोलते हैं एक दूसरे से। डैन ने उसके चेहरे पर पड़ी लट को पीछे ढकेला। वो किसी की उंगलियों का लम्स महसूस करती फ़ौरन से आंखें खोलती है। तो डैन, वो खौफ से कपकपाते होठों से कहती है, चलो यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उठकर खड़े होते उसने अपना हाथ नीचे बैठे वजूद को थामने को दिया था। जब आगे से खामोश और सिसकियों की आवाज़ में जवाब मिला तो खुद झुककर उसको गोद में भरा। वो भी साख्ता डैम के दिल के मकाम पर हाथ रख चुकी थी। उसने मध्यम दिली धड़कन महसूस की थी। वो कैसे दिल का एहसास महसूस कर सकता था, कैसे दिल धड़कना शुरू हो चुका था, कैसे। तुम हैरान मत हो, मुझे तुम जैसा बनना है, बस जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा बनना चाहता हूँ, एक इंसान। सुजैन की सोच परे थी इन लम्हात से कि डैन ने आज अपनी मोहब्बत को हैरान किया था। बस दूर जाना पड़ेगा तुमसे, इतना कि जितना तुम सह न सको। वो जो दबी मुस्कुराहट से दिल में खुश थी, अब वो भी जाहिर ना कर सकी। वो उसको आज ऊपर टेरिस पर ले गया था। अंदर अंधेरा चारों जानिब था, जैसे काली रात मशहूर हो यहाँ की। मैं मर जाऊंगा और तुम मेरा इंतज़ार करना। डैन ने उसको टेरिस पर जाकर नीचे उतारा था। सूरज की रोशनी मध्यम से तेज़ होती जा रही थी। अंधेरा एकदम परे हुआ और सूरज की तेज़ तरीन शुआएं बादल से होकर ज़मीन पर गिर रही थी। डैन, तुम झूठ बोल रहे हो ना। बिल्कुल सच है, और तुम्हें ये एहसास होगा कि वैम्पायर दिल के बगैर भी मोहब्बत कर सकते हैं। धूप तेज़ होती जा रही थी। सुजैन को डर लगने लगा था। उसने डैन का हाथ पकड़कर वहाँ से दूर ले जाना चाहा। मुझे यहीं पर रहना है और तुम मुझे देखोगी। डैन ने उसको रोका था। सुजैन की आंखें आंसू का पानी निका निकला बाहर को निकाल रही थी। तुम मजाक मत करो। यह क्या तुम पागल हो गए हो। मर जाऊंगी अगर इंतज़ार है, और इंतज़ार के बाद मैं जीना चाहता हूँ। यही वजह थी कि मैं दूर रहता था, सिर्फ यही वजह थी कि तुम इंसान और मैं वैम्पायर। अब सब ठीक होगा। वो कहते रुका था जब सुजैन ने एक थप्पड़ उसको दे मारा था। ये फजूल की सोच है, बस मेरे साथ चलो यहाँ से। धूप ने डैन के हाथ जलाने शुरू किए थे। वो जब सुजैन ने उन जलते हाथों को भी थाम कर अपने साथ चलने को कहा। सुजैन, आई लव यू ऑलवेज। उसने पल भर में आखिरी गुस्ताखी कर सुजैन को दूर किया था। वो पीछे को चल रहा था, जैसे जैसे कदम पीछे को जाते वजूद के रेजे बनकर हवा होते। सुजैन का दिल फट रहा था। वो कैसे उस शख्स को जाते देख सकती थी जिसको दिल धड़कना सिखाया, और जब सब बेहतर हो रहा था तब वो कैसे जा सकता था। मुसलसल रो रही थी, आंखें सुर्ख हो रही थी। दिल था कि वक्त यहीं पर हमेशा के लिए रुक रुक जाए। डैन, डैन, डैन! आग एक आखिरी चीख थी। वो भागते उसके पास आई थी जब डैन ने अपने दिल के मकाम पर हाथ रख अंदर उंगलियां पेवस की और हड्डियों के बीच से दिल निकाला। वो लम्हा सबसे खौफजदा और दर्द भरा था। जब डैन ने दिल निकाला तो पूरे कपड़े
खूनज़दा हो गए थे। ये सब रीड करती ब्रेंडा ने रोना शुरू किया था। वो ये कहानी पढ़कर रो रही थी। चंद आंसू बुक के सफ़ात पर जा गिरे थे। सॉरी सॉरी सुज़ैन। खून में भरा पड़ा दिल हाथ से नीचे गिरा था। डैन डैन डैन, वो चीख कर रो रही थी। जब डैन का वजूद ज़रा बना हवा में कहीं पर गुम हुआ, मगर दिल था जो अभी तक मद्धम धड़क रहा था। कितनी हार्ट टचिंग स्टोरी है। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। कोई इतना कैसे बर्दाश्त कर सकता है दर्द? क्यों? क्यों? आह! क्यों? घुटनों के बल बैठी वो मुसलसल चीखने के साथ रो रही थी। तभी लास्ट सफ़े को निकाल कर ब्रेंडा ने देखा कि एक पिग बनी हुई थी। वो टेरेस के दरमियान बैठी रो रही थी, जबकि चंद कदम दूर डैन चलता उसके पास आ रहा था और वक्त वहीं पर थमा। और लास्ट पर चंद लाइंस लिखी थी। वो एक वैम्पायर का जुनून था जो उसको पागल कर गया आखिरी हद तक। मिरांडा ने आंसू साफ करते जल्दी से बुक बंद कर रखी और वो वापस बुक रखना चाहती थी। उसने देखा कि माइकल अभी तक नींद में है, तो जल्दी से बुक लिए वो कमरे से बाहर निकली। वो उसी कमरे में आने पर बुक को वापस टेबल पर रखती है और फ़ौरन से बाहर का रुख किया। वो अभी मुड़ी ही थी जब सामने लूसीफर खड़ा था। खौफ के मारे चीख निकली थी, मगर तभी हाथ मुंह पर रख आवाज़ दबा दी। लूसीफर ढीली ढाली चाल चलते उसके पास आया। ब्रेंडा ने वहां से बाहर दौड़ लगानी चाही थी जब लूसीफर ने छलांग लगाकर उसके हाथ को काटना चाहा, मगर ब्रेंडा ने जोर से हाथ पीछे करते उसको दूर धक्का दिया और वहां से बाहर भागी। वापस अपने कमरे में आने पर उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और भागकर माइकल के कंफर्ट में छुप गई। सीने पर सर टिकाए वो सोने की कोशिश कर रही थी जब ब्रेंडा ने नोट किया कि माइकल की हार्ट बीट बिल्कुल मध्यम चल रही है। बेइख्तियार हाथ दिल के मकाम पर गया था। उसने याद किया कि बुक में भी हार्ट बीट मध्यम थी डैन की, मगर तभी ख्याल झटकती वो उसके दिल के मकाम पर लम्स देती मुस्कुराती है। मुझे तुमसे बहुत प्यार है माइकल, इतना कि जितना हद से बागी कोई सरफिरा हो अपने महबूब के पीछे, और मैं तुम्हारे मामले में खुदगर्ज हूँ। तुम सिर्फ मेरे हो, अजीब मखलूक। बड़े ही प्यार से हक करती वो सुकून महसूस कर रही थी। उसने सीने से सर टिकाए आंखें बंद की और सो गई, जबकि माइकल ने भी उसको खुद में कैद किया। वो दोनों कितने प्यारे लग रहे थे एक साथ, मगर 2 दिन बाद न जाने क्या होना था, जो वक्त से पहले सैम तय कर चुका था। आज दोनों ने यूनिवर्सिटी से होकर लीजा मैडम के घर जाना था। ब्रेंडा ने नोट किया कि माइकल ने पूरा दिन ब्रेंडा से नाराज़गी रखी, जैसे कल की बात उसको अच्छी ना लगी हो, जबकि बस क्रश ही तो बोला था उसने। मगर सच कहते हैं, इस शख्स के दिल से तो दूर ज़बान पर भी किसी का जिक्र जहर लगता है, जो आपकी जान से बढ़कर जान हो। फिर कैसे वो उसको ये एहसास ना दिलाता कि उसने गलत किया था। वो अपनी क्लास से बाहर निकली थी तो सामने चार्ली चार्ली खड़ा नजर आया। ब्रेंडा को आवाज़ देते वो वहीं पर रुका। यस सर। पास जाती वो बोली थी, ये प्रिंट्स निकाल कर ले आओ, मुझे किसी की कॉल रिसीव करनी है, इस वजह से तुम्हें कह रहा हूँ, और ज़रा जल्दी आना। चार्ली ने नोट्स थमाए और जवाब सुने बगैर वहाँ से चला गया। जल्दी से भागती हुई डिपार्टमेंट से बाहर निकली। इर्द गिर्द कई क्लासेस थी। अभी एक पिलर से गुजरी ही थी। सामने माइकल खड़ा किसी लड़की को इशारे से एड्रेस समझा रहा था। दूर से तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता था, अब पास जाकर ही पता चलता। ये यहाँ पर। नोट्स वहीं पर भूले वो उसकी तरफ चलने लगी। यहाँ से सीधा चले जाना, वहाँ पर तुम्हें प्रिंसिपल का ऑफिस मिलेगा। माइकल ने अभी पीछे मुड़कर इशारे से समझाया ही था, तभी नज़र ब्रेंडा पर गई और गर्दन वहीं की वहीं रही। थैंक्स थैंक यू सो मच डियर माइकल। जल्दी से माइकल के गाल पर किस करती वो लड़की बोली, जबकि माइकल का चेहरा तो ब्रेंडा की तरफ था। तभी वो समझ ही ना पाया कि लड़की ऐसा करेगी, और ब्रेंडा को इतना गुस्सा आया, इतना कि अगर कत्ल करने के लिए कोई चीज़ ना होती तो हाथों से ही मार देती इस लड़की को। माम माइकल, चीखते वो उसके पास आई थी। ब्रेंडा क्या हो गया है? उसकी चीखे ना समझते हुए पूछा था। अगर अब प्रिंसिपल के ऑफिस गई तो इस बुढ़े प्रिंसिपल का गाल चूमना। अब दफ़ा हो जाओ, ये हस्बैंड है मेरा। माइकल का हाथ पकड़ती वो उस लड़की को सुना रही थी, जबकि वो हवा में हाथ करती ब्रेंडा पर हैरान थी। तुम तो चलो मेरे साथ, बड़ा शौक है ना रास्ता बताने का, तो जहन्नम का बताते वहाँ पर मरती सड़ती ये जाहिल आंटी। अपने साथ खींच कर वो उसको घसीट रही थी। चेहरे से ही गुस्सा झलक रहा था। इतना तो माइकल ने भी ना किया था जितना ब्रेंडा दिखा रही थी, मगर माइकल अपने दांत लबों के पीछे छुपाता मुसलसल मुस्कुरा रहा था, जैसे उसको मज़ा आ रहा हो। रुको। एकदम रुक कर उसने ब्रेंडा को अपनी तरफ सीधा किया। तुम कर क्या रहे थे उस लड़की के साथ? हाँ? मामला सीरियस होते देख वो और भी ज़्यादा हंसी आई। अगर उसने मुझे गाल पर किस किया तो तुम भी कर लो, जहाँ हमेशा करती आई हो, और गुस्सा ख़त्म करो। पिलर के साथ लगाता वो दोनों गिरद बाजू से रास्ता बंद करता बोला, भाड़ में जाओ, तुम्हारी तरह हर टाइम फ्री नहीं होती। अभी चार्ली सर ने बोला था कि
प्रिंट्स निकाल कर लाओ, मगर तुम्हें देख सब भूल गई। दिल तो कर रहा है कि उसका मुंह नोच कर आऊं। फिर से ब्रेंडा को भागते देख उसने बाजू से खींच अपने साथ स्टोर रूम में लाया। वो अंधेर नगरी में आती चुप सी हो गई थी, जहाँ उन दोनों के सिवा कोई और न था। सब भूल गई थी। आजमाइश में डालते वो कदम बढ़ा रहा था, और ब्रेंडा बिल्कुल भी गुस्से से आजमाइश के मूड में नहीं आ रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको किस करने देने की? हाँ, कदम तो अब ब्रेंडा के आगे बढ़ा रही थी। मेरी पागल बिल्ली, सच की पागल हो गई हो। छोटी आंखें करता वो और गुस्सा दिला रहा था। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी कर लो, फिर ही तुम्हारा गुस्सा उतरेगा। पीछे कदम जाते देख माइकल ने मजीद पास जाने के इरादे बनाए। मुझे चार्ली सर को नोट्स देने हैं। जल्दी से बाहर को रुक कर वो भागी थी, जब माइकल ने उसको पेट से पकड़कर रोका और दीवार के साथ लगाते फिर से बाजू में छुपा गया। चार्ली को भी मिल जाएंगे नोट्स, पहले मेरा तो कुछ बन जाने दो। झुकाव नीचे करते वो उसकी आंखों में चेहरा उतारता है, और कहर के लब खोले होने कहर के लब खुले होने की वजह से गर्म झुलसती ब्रेंडा पर किसी सहरा की तरह गिर रही थी। एक बात पूछूं? पास होने की वजह से आवाज़ में अजीब सी कैफियत थी, जैसे मध्यम नशे में चूर लहजा हो। हाँ। कपकपाते होठों से मुश्किल से लफ्ज़ अदा हुए। दिल की धड़कनें तो तब आवारा हुई जब माइकल ने हाथ की उंगलियों में उंगलियां फंसाई तो सारे नोट्स फर्श पर जा गिरे। कल से नाराज़ हूँ मैं, क्या तुम्हें नहीं पता? कल से नाराज़ हूँ मैं, क्या तुम्हें नहीं पता हस्बैंड को कैसे मनाते हैं? एक हाथ कमर के पीछे ले जाते वो नीम सरगोशी नुमा कहता, अब हद से ज़्यादा करीब था। इतना कि लब हरकत करते ब्रेंडा के गाल को छूते। हस्बैंड को चाहिए कि पहले वाइफ को मनाए। जो अभी अनोखे काम किए हैं उनसे तो उसे आगे लफ्ज़ कहाँ बोलने देना था। माइकल ने वो पल भर में मदहोशी में डूबता उसी उस अंधेरे में भी ब्रेंडा को सुकून दे गया। आज तो जैसे आज़ादी लिखी ही नहीं गई थी। उंगलियों को जोर से थामे वो अपनी शिद्दत बयां कर रहा था। दोनों तरफा सांसें बागी थी। ब्रेंडा ने जोर से माइकल की शर्ट को थामा, जिस हाथ को आज़ादी थी, मगर अब तो हाथों की पकड़ भी जवाब दे रही थी। और हुआ भी ऐसा ही। वो मुट्ठी से शर्ट आज़ाद करती माइकल के गाल को अपने ठंडे हाथों से छूती खुद भी कैद हो रही थी। आहिस्ता से आज़ादी मिली थी, जैसे आज़ादी देने को दिल ही ना हो। क्या ऐसे मनाते हैं? पहला सवाल ही यही पूछा गया था। माइकल ने कोई जवाब ना दिया। लबों पर रक्सा मुस्कुराहट थी। वो नीचे झुककर नोट्स उठाने में मसरूफ़ होती है। मैं हेल्प कर देता हूँ। जल्दी से नीचे झुककर वो नोट समेटता हुआ बोला, रहने दो। जितने भी नोट्स हाथ में थे वो छीनते ब्रेंडा वहाँ से बाहर को भागी। यूनिवर्सिटी से होकर वो सीधा लीज़ा मैडम के कैफ़े गए थे। ब्रेंडा तो पहले मिली बातें की, फिर सीधा अपने कमरे में चली गई, जबकि माइकल और लीज़ा मैडम ने काफ़ी बातें की। वो खुश थी ब्रेंडा के फ़ैसले पर। ज़रा भी कोई ऐसी बात न थी जो लीज़ा मैडम को बुरी लगती माइकल में। मुझे नहीं लगता था कि ब्रेंडा को अच्छा लड़का मिलेगा, वरना उसकी पसंद बचपन से ही बुरी रही है, और बाद में पता चलता है कि वो ठीक फ़ैसला नहीं था। माइकल ने मुस्कुराकर बात सुनी थी और शो ऑफ ही ना करवाया कि मुझे कुछ अजीब लगा है, जबकि अपने इंसान ना होने पर वो ज़रा पशेमान हुआ था। आप अपना ख्याल रखा करें। ब्रेंडा को घर में भी आपकी फ़िक्र रहती है। आज भी यूनिवर्सिटी से सीधा मुझे यहाँ पर लाई है। लीज़ा मैडम मुस्कुराई थी उसकी बात पर। अभी बच्ची है ना, समझ जाएगी। अच्छा ये बताओ, क्या खाओगे तुम? बड़े ही प्यार से पूछती हूँ। माइकल की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। कुछ भी जो ब्रेंडा को पसंद हो। माइकल ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया। अच्छा तुम वेट करो, मैं नूडल्स बना कर लाती हूँ। क्या ब्रेंडा को नूडल्स पसंद है? माइकल ने फ़ौरन से सवाल किया। हाँ, क्यों, तुम्हें नहीं पसंद? अगर नहीं तो बता दो, मैं तुम्हारी पसंद का। नहीं नहीं, मुझे नूडल्स ही खाने हैं, जल्दी से जवाब देता वो कह गया। लीज़ा मैडम ने अपना रुख सीधा किचन में किया, जबकि माइकल कैफ़े को देखता ब्रेंडा के कमरे तक आ पहुंचा। कमरे में कोई भी नहीं था। उसने स्टडी टेबल पर जाते बुक्स देखी तो ब्लडी वैम्पायर लव बुक नज़र आई। माइकल ने बस एक नज़र देखा और मुस्कुरा दिया, जबकि दिमाग में कुछ और सोच थी। वो उस बुक को इग्नोर करता एक नज़र सारे कमरे को देखता है। 2 मिनट तक देखने के बाद वो बेड पर जाकर बैठता। हाथ गर्दन के पीछे ले जाते वो आराम से बेड ग्राउंड से टेक लगाता है। तुम अभी तक वापस नहीं गए? बात से बाहर निकलते वो बाल तौलिए से खुश करती पूछती है, जैसे शावर लेकर निकली हो। वापस किसने जाना था? आंटी मेरे लिए नूडल्स बना रही है। ओह अच्छा। मिरर के सामने खड़े होते ब्रेंडा की नज़र शीशे से माइकल पर गई, जो मुसलसल उसे ही देख रहा था। पहले तो इग्नोर करते उसने खुद के बालों को करने में मसरूफ़ रखा। जाओ जाकर मामा की हेल्प करो। ब्रेंडा ने उसका ध्यान कहीं और तरफ किया, और वो भी तो ढीठ बना बस देख रहा था। तुम्हें नहीं लगता कि हेल्प की तुम्हें ज़रूरत है? अभी तक आंखें छोटी थी। इतने गौर से क्या देख रहे हो? क्या मैंने कुछ चोरी की है? बात कहते वो दोबारा
बात में जाते तौलिए को हैंग करती अभी बाहर ही निकली थी जब वह पाँव किसी के पाँव पर रख गई। नज़र उठाकर देखा तो वहाँ माइकल खड़ा था। क्या तुम कोई भूत हो? अभी तो बेड पर बैठे थे। दिल पर हाथ रखती वो बोली। तुम मुझे बस अपना समझा करो, फिर चाहे मैं भूत हूँ या फिर अजीब मखलूक। जल्दी से हाथ पकड़ता वो उसको मिरर के सामने खड़ा करता है। मुझे पता है कि मैं बहुत प्यारी हूँ। दोनों की नज़र मिली जब लफ्ज़ ब्रेंडा ने बोले, यहीं पर खड़ी रहो। दराज से हेयर ब्रश निकालते उसने ब्रेंडा को अपने सामने खड़ा ही रखा। तुम्हें पता है ब्रेंडा, जब तुमने गुस्सा किया था यूनी में तो मुझे तुम्हारे कानों से धुआं निकलते महसूस हुआ। जानबूझकर वो ऐसी बातें कर रहा था। ब्रेंडा खुश हुई थी। माइकल ने बड़े ही प्यार से उसके गीले बालों में कंघी की। और तुम्हें पता है माइकल, अगर कहीं पर भी वो लड़की मुझे मिल गई तो उसको ज़रूर प्रिंसिपल ऑफिस लेकर जाऊंगी। उसको भी तो पता चले कि वो बुढ़े के साथ ही अच्छी लगती, क्योंकि मेरी अजीब मखलूक पर कोई और नज़र रखे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। आंखें बंद करती वो कंघी करवा रही थी। माइकल ने ब्रश वापस टेबल पर रखा और उसकी तरफ एक सुकून की नज़र डाली। आगे से हाथ फैलाते हुए ब्रेंडा को हक करता, उसकी कमर अपने सीने से लगाते, बालों में शिद्दत से लब रखता बोसा देता है। क्या तुम सच में इतना प्यार करती हो? थोड़ी कांधे पर टिकाए वो बोला। बिल्कुल भी नहीं। जल्दी से दूर हटते वो सुकून में खलल डालकर बोली, मुझे बहुत भूख लगी है। खुद तो एक दिन के खाने पर तुम 3 दिन जिंदा रह लेते हो, पर मुझसे नहीं रहने होता। माइकल का हाथ पकड़ती वो उसको कमरे से बाहर लाई थी। इन सब ने काफ़ी इंजॉय किया। तकरीबन रात के 9 बजे वो वहाँ से निकले और घर आए। ब्रेंडा के दिल में था कि माइकल उसको वहीं पर छोड़ा था, मगर वो कैसे उसको अकेला छोड़ सकता था, और ख़ुद वो रहना नहीं चाहता था लीज़ा मैडम के घर। अभी घर ही एंट्री हुई थी जब लूसीफर दरवाजे के अंदर बैठा उनके इंतज़ार में लग रहा था। ब्रेंडा ने दरवाज़ा खोला ही था जब लूसीफर ने भागकर उसके हाथ पर दांत गाढ़े। वो खुद हैरान परेशान थी कि लूसीफर ऐसे कैसे कर सकता है। दर्द से दबी दबी चीख निकली थी और वो नीचे फर्श पर बैठ गई थी। क्या हुआ है तुम्हें? इसको फर्श पर बैठे देख माइकल ने पूछा। ब्रेंडा आगे से जवाब न मिलने पर वो आगे उसके सामने जा खड़ा हुआ। लूसीफर ने काटा है। आंखों का रंग सुर्ख हो चुका था। जब ब्रेंडा ने अपने जख्मी हाथ, जिस पर हाथ रख दबाव डाला था, से हाथ उठाया, माइकल ने फौरन से रुख दूसरी तरफ किया। चोट मुझे लगी है और नखरे तुम दिखा रहे हो। खुद ही उठती वो कहती है। माइकल एक सरसरी नज़र पड़ी थी माइकल पर। यूं कमर कर खड़ा देख उसने रुख अपनी तरफ किया। आंखें खोलो माइकल। फौरन से आंखें बंद करता हुआ मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। एकदम आंखें खोली। बगैर कोई बात करता हुआ उसी जख्मी हाथ को बेदर्दी से पकड़ता अपने साथ घसीटते कमरे तक लाया। अंदर लाने पर उसने फौरन से हाथ आज़ाद किया और फर्स्ट एड बॉक्स कबर्ड से निकाल कर बेड पर रखते वो एक नज़र भी ब्रेंडा को देखते कमरे से बाहर निकल गया। जबकि ब्रेंडा को उसकी हरकतें अब समझ नहीं आ रही थी। वो ऐसा रवैया क्यों दिखा रहा था? कमरे से बाहर आने पर उसने वापस खुद को लाइब्रेरी में बंद किया। एक नज़र हाथ पर ब्रेंडा के लगे खून पर गई थी। ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा सा खून लग चुका था। वो टेस्ट करना चाहता था, मगर काबू से बाहर नहीं होना चाहता था। वही हुआ जिस पर काबू रखना चाहता था। उसने अपने हाथ पर लगे खून को टेस्ट कर ही लिया। वो दोबारा से वैम्पायर शेप में आ रहा था, बल्कि अब तो आंखें भी सुर्ख हो चुकी थी और दांत बड़े। न जाने किस चीज़ का गुस्सा था। टेबल पर पड़ी सारी बुक्स को हाथ से हिट करता वो नीचे गिरा गया। चेहरे को अगर कोई देख लेता तो वहशत नजर आती। उसने लाइब्रेरी से बाहर रुख किया। वो पल भर में ब्रेंडा के कमरे के बाहर खड़ा था। वो हाथ आगे बढ़ाता अंदर जाना चाहता था, मगर वहीं पर नज़र लूसीफर पर गई और हाथ पीछे को आए। लूसीफर माइकल की आंखों में देखता डरता पीछे जा रहा था। मियाओ मियाओ, एक आखिरी चीख निकली थी लूसीफर की, जो ब्रेंडा ने कमरे में बैठे सुनी। वो इग्नोर करती वापस अपने हाथ पर रोई रखती है। गंदा बिल्ला, चेहरे पर दर्द के तासुरात लाती हुई बोली। माइकल पल भर में गायब हुआ। वो घर से दूर जंगल में चला गया। उसने तेज़ रफ्तार से झाड़ियों को अबूर किया, जैसे कोई हवा के साथ चल रहा हो। अपने होठों पर लगे खून को साफ करता वो रुका। क्यों? मैं ऐसा हूँ क्यों? वो चीखा था। उसने फिर से तेज़ रफ्तार से दौड़ना शुरू किया। वो आगे से भी तेज़ भाग रहा था। मुझे ऐसा नहीं रहना, मैं सबको मार देता हूँ। क्यों? वो दुनिया के आखिरी किनारे पर खड़ा था, जहाँ से आगे बस गहराई थी। ब्रेंडा, वो चीख रहा था जैसे अंदर आग लग गई हो और बुझाने के लिए पास कुछ नहीं। ब्रेंडा, रोते वो नीचे बैठा, आंखों से आंसू जारी थे। उसने अपने दिल पर जब्त से उंगलियां रखी, जैसे अभी दिल निकाल कर इस गहराई में गिरा देगा। वो अंधेरी रात के कमरे में दाखिल हुआ। दबे कदमों से वो बेड के पास गया। नींद में लेटे वजूद को देखते वो उसके पास जाकर लेटा। चेहरा आमने सामने था। वो एक भी पल झपके बस एक भी पल पर झपके बस उसको देख रहा था।
बेसाख्ता हाथ उसके चेहरे की जानिब उठा, मगर तभी वापस खींच लिया। उसने खामोशी में डूबे कमरे में बस ब्रेंडा को घूरे रखा, जबकि वो गाफिल सोई रही। वो सारी रात उसको जी भर कर देखता रहा, जैसे आखिरी बार देखना हो। बेला, तुम्हें नहीं लगता कि माइकल को ब्रेंडा से सच छुपाने की ज़रूरत नहीं? चार्ली ने लैपटॉप पर टाइप में मसरूफ़ उंगलियों को रोका। हाँ, उसे बता देना चाहिए। अभी तो जे अंकल पता नहीं क्या करेंगे। ऊपर से सैनो का सुनकर हैरान हूँ। मुझे नहीं लगता कि माइकल अब राज रखेगा। चार्ली ने लैपटॉप को बंद किया और उठते बेला के पास बेड पर आकर बैठा। आगे ही बेचारा सैनो के आने की वजह से काफ़ी हर्ट है, मगर मैं खुश हूँ कि ब्रेंडा और माइकल को एक साथ देखकर। बेला की बुक में मसरूफ़ नज़रों से किताब छीनते वो पास लेटते बोला था, जबकि बेला की जान निकली थी कि बुक चार्ली के हाथ चली कैसे गई। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, बुक दो वापस, बेला ने बुक छीनते कहा, जबकि चार्ली उठते खड़ा हुआ। देखो देखो ऐसी भी क्या चीज़ थी बुक में जो मेरा खून पी जाओगी? जल्दी से बुक को ओपन करते चार्ली ने देखा और बस एक नज़र बेला पर और एक बुक पर घूमती रही। बेला शर्म से सुर्ख होती जा रही थी और चार्ली खुद उस पर हैरान था। ऐसी बुक मत रीड किया करो। बुक को साइड टेबल पर रखते हुए बोला था, तुम्हें कोई मसला है? जाओ यहाँ से, मुझे पढ़ना है। जल्दी से बुक को पकड़ती हुई बोली थी, बुक्स में ऐसी भी क्या बात होती है जो तुम्हें लगता है कि रियल में कुछ नहीं हो सकता? और ये बुक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। माइंड ख़राब करने की चीज़ है बस। ओह अच्छा, तो हो जाने दो ख़राब। कौन सा तुम्हें कुछ कह रही हूँ, और अब जाओ यहाँ से। बस कह दिया ना कि नहीं पढ़ोगी तो नहीं पढ़ोगी। जल्दी से किताब को छीनते वो डस्टबिन में डाल देता है। अच्छा सॉरी, नहीं पढ़ूंगी ये पक्का, अब नाराज़ मत हो। चार्ली को सीरियस देखते वो फिक्र से बोली थी, मैं प्रोफेसर बाद में हूँ, पहले तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अगर कुछ सीखना है तो मुझसे सीखो, इन किताबों से नहीं। बस रोमांटिक स्टोरी ही तो पढ़ रही थी। तुम भी ऐसे कह रहे थे जैसे पता नहीं क्या पढ़ लिया हो मैंने। बेला ने बेड पर जाकर बैठते कहा। चार्ली उसके साथ बैठते हाथ थामता है। इसीलिए ही तो कह रहा हूँ, मुझसे क्लास ले लिया करो, अच्छे से टीचिंग दूंगा तुम्हें। गाल को मरोड़ते हुए प्यार से कह रहा था, ना ही तुम चाहिए ना ही क्लास, मुझे सोना है और कल यूनिवर्सिटी भी जाना है। आगे ही काफ़ी दिन का गैप आ गया था। वो लाइट्स ऑफ करती बोली, कंफर्ट ओढ़कर छुप जाती है। चार्ली ने डस्टबिन की तरफ देखकर अक्सा मुस्कुराहट दिलबरम की थी, जैसे वो बेला को तंग करना चाहता हो। हीरो कौन था बुक में? जानबूझकर कंफर्ट खींचकर वो पूछता है। तुमसे तो इतना अच्छा था, उफ क्या बताओ। चार्ली को सुनाती वो दूसरी साइड पर चली जाती है। ओह अच्छा, मैं लेकर आऊँ बुक, ताकि मैं भी तो पढूं जो तुमने पढ़ा। बेड से उठते अभी कुछ ही फासले तय किया था जब बेला उसके पीछे भागी। तो तुम क्यों पढ़ोगे? छोड़ो, तुम्हें तो सोना था ना, जाओ सो जाओ, मैं बस बुक रीड कर लूँ। जानबूझकर डस्टबिन के पास जाते वो झुका ही था जब बेला ने उसकी पीछे से शर्ट पकड़ी। चार्ली, इतनी भी कोई ख़ास नहीं थी स्टोरी, बस टाइम वेस्ट करने की बात है, चलो आराम करो जाकर। पीछे कमर से धक्का देती वो चार्ली को आगे ढकेल रही थी। ऐसे ही करती वो उसको बेड पर लाई थी। चार्ली मुसलसल मुस्कुरा रहा था। वो जानता था उसको। अच्छा बेला, आज क्लब चले? काफ़ी दिन हो गए हैं। बिल्कुल भी नहीं, बेला ने फ़ौरन इनकार किया। ठीक है, जैसे तुम कहो। मासूम सी शक्ल, जबकि लहजा भी अफसोसज़दा था। बेला के लेटने की देर थी जब चार्ली ने कंधे से पकड़कर करीब किया। अगली बार मिलकर बुक रीड करेंगे, ओके? बेला सोच भी नहीं सकती जो चार्ली कह गया। मजाक कर रहा हूँ, माथे पर लब रखता वो हक करता है। चार्ली, एक बात पूछूं? बेला ने उसके सीने पर उंगली रखकर चलाते हुए पूछा। गुनगुनाते उसने जवाब दिया, कुछ नहीं। जल्दी से इनकार करती वो आंखें बंद करती है। दूसरी तरफ ब्रेंडा ने आज लीव ली थी यूनिवर्सिटी से। माइकल को सुबह से नहीं देखा था, शायद वो थका आराम कर रहा था, इसलिए ब्रेंडा से मिलने ना आया। वो सुबह सुबह ही उठती घर की सफाई में मसरूफ़ होती है। पूरे घर को साफ करती, वो अपने कंधों पर हाथ रखती खुद को शाबाशी देती है। अब बस ड्राइंग रूम रह गया था। जल्दी से ड्राइंग रूम में जाती, वो वहाँ पर भी सफाई करती है। लास्ट पर थी कि सोफे पर बैठी। बिच्छू देखना अगली बार तुमसे सफाई करवाऊंगी पक्का। मैं कल का सोचती हूँ कमरे से बाहर जाने ही वाली थी जब बुक्स की अलमारी पर नज़र पड़ी, जहाँ से चंद किताबें नीचे गिरी पड़ी हुई थी। उसने पास जाते बुक्स को वापस जगह पर रखा। वहाँ पर पीछे पड़ी वाइन्स पर नजर गई थी। ये यहाँ पर कैसे हो? बुक्स के पीछे हाथ करती है, तभी सामने वाइन्स का पूरा ढेर नजर आया। वो ज़रा चौकी थी। हड़बड़ी में हाथ एक वाइन को लगा जो फर्श पर जा गिरी। उसकी गिरते ही सफ़ेद फर्श खून खून हो गया था। ब्रेंडा को फिर वही कमरा याद आया जिसमें वो कैद थी। उसने खौफ से चीखना शुरू किया। वो डरी सहमी जल्दी से फर्श पर बैठी, पीछे को जा रही थी। पूरी वाइन का शीशा
पूरी वाइन का शीशा शीशा हो गया था और इस कदर गाढ़ा खून था जैसे किसी जानवर का हो। खून ने रास्ता ब्रेंडा की तरफ बनाया। आह माइकल! खौफ से आंखें बंद थी, मुसलसल चीख रही थी। खून को देखकर वो अपनी तबीयत बिगाड़ रही थी। उसने जैसे तैसे कर हिम्मत से उठते बाहर को भागी, मगर वो सीधा माइकल से टकराई थी जो दरवाज़ा खोल अंदर को आ रहा था। माइकल वो खून उसको मजबूती से हक करती और पीछे को इशारा करती बता रही थी, कुछ भी तो नहीं, वो वाइन है ना कि खून। क्या तुमने कभी वाइन नहीं देखी? वो खून नहीं। उसने बात को कोई और रंग दिया। तुम झूठे हो, वो खून है, बिल्कुल वैसा जैसा मेरे कपड़ों पर था उस दिन। एकदम माइकल से दूर होती वो बोली और बगैर जवाब सुने कमरे से बाहर को भागी। वो उसके पीछे कमरे में आया। ब्रेंडा, वो खून नहीं था, तुम बस उस दिन की खौफजदा हो गई हो। बेड पर उसके साथ बैठते माइकल ने कहा, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, वो किसी जानवर का लगता था, स्मेल थी उसमें, उस खून में। खौफ से वो हिम्मत जमा करती बात कर रही थी। माइकल ने उसको अपने सीने में छुपाया। रिलैक्स, बाल सहलाता हुआ बोला। ब्रेंडा के दिमाग में अचानक ही सवाल आया था, लूसीफर किधर है? मुझे नज़र नहीं आया सुबह का। ब्रेंडा का सवाल माइकल को खामोश कर गया। लूसीफर किधर है माइकल? उसे दूर हटी वो एक बार फिर पूछती है, वो मर गया है। माइकल ने खड़े होते हुए जवाब दिया। क्या? वो जल्दी से उठी। मगर कैसे? अभी कल रात तो बिल्कुल ठीक था। माइकल की नज़रों चोरी नज़रों में ब्रेंडा को माइकल की चोरी नज़रों में ब्रेंडा को इग्नोर कर रही थी। हाँ, वो मर गया है, अब मज़ीद सवाल नहीं। वो कमरे से बाहर रुख करते यहाँ से जाना चाहता था। ब्रेंडा ने आज से पहले माइकल को इस तरह से नज़र चुराते नहीं देखा था। क्या इस वाइन में लूसीफर का खून था? ब्रेंडा के सवाल पर माइकल के कदम रुके। वो क्यों माइकल को मजबूर कर रही थी कि उसके लिए घर में रहना भी मुश्किल हो जाए? मैं कुछ पूछ रही हूँ माइकल, वाइन में किसका खून था? हाँ, वो ऊंचा बोली थी, मगर माइकल उससे भी ज़्यादा ऊंचा बोला। वो सहम गई थी। उसके हाँ पर माइकल आंखें छोटी करता उसकी जानी बढ़ रहा था। क्या तुम पागल इंसान हो? तुमने उसको मार दिया और फिर खून? तुम कोई साइको हो? उसकी क्या गलती थी माइकल? गलती थी। ब्रेंडा की बात के अंदर ही वो फिर से ऊंचा बोला। ब्रेंडा को माइकल की समझ नहीं आ रही थी। वो डर रही थी। एक ने कदम आगे को बढ़ाए तो दूसरे ने पीछे को। गलती थी, उसने तुम्हें हर्ट किया था, मैं कैसे बर्दाश्त कर लेता? ब्रेंडा कभी सोच भी नहीं सकती थी। माइकल ने मुंह जबानी सुने जाने लफ्ज़ ब्रेंडा ने कदम वहीं पर रोके थे। क्या तुमने मारा है? माइकल उसके सामने खड़े खड़े होते मुस्कुराकर जवाब देता है। हाँ, उसकी हंसी ब्रेंडा को जहर लगी। वो एक मासूम की जान लेकर मुस्कुरा रहा था। बेसाख्ता एक थप्पड़ माइकल के चेहरे पर रसीद किया जिसकी आवाज़ कमरे में गूंजी। तुम पागल हो, तुमने उसको मार दिया। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि माइकल मैं कभी नहीं सोच सकती थी माइकल कि तुम ऐसे होंगे। इससे अच्छा होता कि मैं तुम जैसे साइकिल से कभी। वो उससे अगले कुछ बोल ही ना सकी थी। माइकल ने एकदम उसका बाजू कमर से पीछे ले जाकर अपने ऊपर झुकाव किया, जबकि इस कदर गुस्से से हाथ पकड़ा था जैसे तोड़ कर रख देगा। आज के बाद मुझे साइको मत कहना। अभी तुमने साइको देखे नहीं, फिलहाल तो सिर्फ एक की जान ली है। अगर इस घर से बाहर जाने का सोचा तो सबकी जान लूंगा, फिर चाहे इंसान हो या जानवर। गुस्से में वो ब्रेंडा को धमकी दे रहा था। वो कर्ब से आंखें बंद कर सब सुनती रही, बेदर्दी से उसको बेड पर उछालते। वो कमरे से बाहर निकला। शदीद गुस्सा था। आज फिर से ब्रेंडा ने थप्पड़ जो मार दिया था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने कॉन्टैक्ट में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।